हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। अभी आज हम पटवार का जो पेपर 6 है उसका सोल्यूशन देखेंगे। चलिए, और टेस्ट सीरीज आप चाहें तो ले सकते हैं एप्लीकेशन से, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर देके और आपकी जो वीकनेस है उसको ज़रूर चेक करें। एग्ज़ाम के पहले कंटेंट को रिवाइज करना प्लस टेस्ट देना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन है आप लोगों का एरर का। एक सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और आपको बताना है कि इसमें एरर है क्या, और है तो कौन से पार्ट में। ऑब्वियसली नो एरर का ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब एरर तो होगी। अब ढूंढनी है। आई वॉन्ट टू गिव यू, आई के साथ में वॉन्ट बिल्कुल सही है। इस तरीके से एरर देखी जाती है पोस्टमार्टम से, जैसे आई वॉन्ट टू गिव यू, तो आई के साथ में वॉन्ट सही है सिंगुलर, और सेकेंडरी वर्ब इन्फिनेटिव के फॉर्म में वॉन्ट ले लेता है, वही इन्फिनेटिव ही लेता है। तो आई वॉन्ट टू गिव यू, मैं आपको देना चाहता हूं एक इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेकलेस। मिसिंग नेकलेस के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन है वो अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ में जीरो आर्टिकल लेती है यूजुअली। तो यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ जीरो आर्टिकल लेती है, उनके साथ आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। अगर वो आर्टिकल लेती भी है तो अपना मीनिंग चेंज कर लेती है। जैसे हेल्प एक अनकाउंटेबल नाउन है, मदद मदद, और अगर मैं अ हेल्प लिखूं तो ये जरूरत की एक वस्तु बन जाएगा, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एन इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, यही इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखिए, शी इज वेरी गुड इन प्लेइंग द गिटार एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। शी इज वेरी गुड, तो गुड स्किल के लिए अपने साथ में एट लेता है। गुड एट, बैड एट, जब कभी भी बात स्किल की हो तो वहां पर क्या लेता है? एट लेता है, अडेप्ट एट। तो शी इज वेरी गुड एट प्लेइंग, वो अच्छी है, किस स्किल में अच्छी है? एट प्लेइंग, बजाने में। क्या? गिटार, और क्या? सिंगिंग सॉन्ग्स, गाना गाने में और गिटार बजाने में वो अच्छी है। स्किल की जब भी बात हो गुड अपने साथ एट लेता है, तो गुड इन नहीं आएगा, गुड एट आएगा। इस पार्ट में एरर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला जो है एक पैसेज है, पैसेज को लास्ट में डील करेंगे, पहले बचे हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पैसेज कहाँ तक है? ये भी पैसेज का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये वाला, एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है। डबियस, डबियस का मतलब सीधा सा बात है डाउटफुली होता है, दिख ही रहा है आंसर। अगर नहीं भी पता है तो आगे से ध्यान रखना। डबियस का मतलब होता है संदिग्ध, जिसपे डाउट हो, कुछ ना कुछ डाउट हो, दैट इज कॉल्ड डबियस। क्लियर तो स्पष्ट होता है, डेफिनेट निश्चित ये भी नहीं, सर्टेन निश्चित ये भी नहीं, डाउटफुल होगा भाई डबियस का, डाउटफुल। चलिए नेक्स्ट है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक का एंटोनिम आपको बताना है, यानी ऑपोजिट इन मीनिंग आपको बताना है। तो देखो, स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या फिर प्लान्ड, इंपॉर्टेंट या फिर प्लान्ड, वेल प्लान्ड भी बोल सकते हैं आप इसको। इंपॉर्टेंट या वेल प्लान्ड को बोला जाता है स्ट्रैटेजिक। जैसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है तो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज, ऐसे ही स्ट्रैटेजिक मतलब जिसको स्ट्रैटेजी के साथ किया गया है, प्लानिंग के साथ किया गया है। तो इसका ये मतलब है। एंटोनिम चाहिए हैजी, हैजी का मतलब तो होता है अनक्लियर, यानी जो हैज से भरा हुआ हो, यानी हैज आप धुंध से भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड हैजी, मतलब अनक्लियर और स्पष्ट के लिए आता है। क्रूल का मतलब क्रूर होता ही है। ट्रिवियल यानी तुच्छ, अनइम्पॉर्टेंट के लिए आता है। तो हमें इंपॉर्टेंट का एंटोनिम चाहिए था, तो एंटोनिम तो मिल गया, अनइम्पॉर्टेंट। ट्रिवियल मैटर होता है ना, तुच्छ, जिसपे इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। अगला है वाइज, वाइज का मतलब होता है समझदार, प्रूडेंट, तो ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा वाला होगा भाई? सी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन बोल्ड सेगमेंट। और करना क्या है? नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। अगर लग रहा है तो यहाँ पर, अच्छा ये इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली इन द निक ऑफ टाइम तो ईडियम होती है, ये क्वेश्चन गलत लिख रखा है। आपको ईडियम का मीनिंग बताना है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम, क्वेश्चन ये होना चाहिए था। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ईडियम का मीनिंग बताना है। इट वॉज जस्ट एन एक्शन इन द निक ऑफ टाइम that prepared all of us for further arrangement। ये एक ऐसा काम था जो बिल्कुल तुरंत किया गया, जो जिसने that prepared all of us, जिसने हमको प्रिपेयर किया for further arrangements, आगे के अरेंजमेंट्स के लिए। तो in nick of time मतलब बहुत immediately, तुरंत वाली चीज होती है। तो just in time बिल्कुल सही है, forceful लेबल नहीं होगा, delayed नहीं है, देरी से नहीं है, unnatural happenings भी नहीं है। just in time मतलब जैसे in a nick of time, तुरंत, immediately वाला सेंस देता है कि उसी वक्त
सोच लिया। चलिए नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड फंड का हिंदी वर्ड आपको बताना है। तो कंसोलिडेटेड फंड अगर पॉलिटी आप पढ़ के आते हैं तो वहां दो तरह के फंड्स होते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड जिसको कहा जाता है संचित निधि, एक होता है कंटिजेंसी फंड जिसको बोलते हैं आकस्मिक निधि। तो दोनों ही ध्यान रखेंगे, संयुक्त एकत्रित कुछ भी नहीं, कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि होता है। अगला देखिए विशियस साइकिल। देखो सर दो होता है, एक होता है वर्चू, एक होता है वाइस। तो वर्चू का मतलब होता है गुण और वाइस का मतलब होता है अवगुण या फिर दोष भी बोल सकते हैं। तो वर्चुअस साइकिल मतलब जो अच्छी साइकिल है, गुण की तरफ लीड करेगी, और विशियस साइकिल जो बुरी चीज की तरफ लीड करेगी। तो वाइस का मतलब ही अवगुण है, बुरी चीज है, तो विशियस दुष्चक्र होता है। अतिक्रमण एनक्रोचमेंट होता है, एनक्रोचमेंट वसीयत विल होता है और चक्र तो केवल साइकिल होगा, ठीक है, ये विल हो जाएगा, ये एनक्रोचमेंट होगा जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ये तो कंप्लीट हो गए। लास्ट अपने को एक पैसेज और देखना है, तो पैसेज देख लेते हैं। पैसेज देखने से पहले एक बारी मुझे जो है क्वेश्चंस देख लेने चाहिए, बेटर होगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। आपको टाइटल बताना है तो मतलब पूरा ही पढ़ना है। सेलेक्ट द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज की सेंट्रल थीम आप लोगों को बतानी है, इसके मतलब पढ़ना ही है पैसेज। नॉट वन ऑफ द रीजन फॉर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का कौन सा एक रीजन नहीं है, तो ये तो दिख ही रहा है वैसे भी कि भैया प्यार कोई कारण थोड़ी हो सकता है, बट फिर भी पैसेज पढ़ लेंगे। अगला देखिए हाउ मच फॉरेस्ट लैंड अकॉर्डिंग टू पैसेज इज डिस्ट्रॉयड एवरी ईयर। तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कितना जो है डिस्ट्रॉय हो रही है। अगला है एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हाफ द वर्ल्ड जीडीपी डिपेंड्स ऑन। आधी जीडीपी किस पे डिपेंड करती है, तो वो भी पैसेज किसके बारे में है उससे पता चल जाएगा। तो ये एक पैसेज है अपने सामने, आई होप आपको दिख रहा हो। ये दिख रहा है क्या, एक बार ही देखते हैं। जूम का ऑप्शन दे रहा है क्या, ये जूम का ऑप्शन तो दे रहा है, चलो थोड़ा जूम करके ही पढ़ा देती हूँ, दिखेगा नहीं वरना आपको क्लियरली। क्या लिख रखा है, चलो देखो देखें। The World Wildlife Fund for Nature has recently released its Living Planet, एक सेकेंड, बहुत छोटा पीपीटी बनाकर दिया है कि पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ। क्लियरली दिख रहा है क्या ये, आई होप, अदरवाइज प्लीज गेट इट प्रिंटेड। चलिए क्या लिख रहा है कि जो The World Wildlife Fund for Nature has recently released its Living Planet report. This finds a 69% decline in world life population between 1970 and 2018. World Life Fund for Nature है WWF, उसने recently एक रिपोर्ट रिलीज की है, रिपोर्ट का नाम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। उसके अंदर इसने बताया है, ये रिपोर्ट फाइंड करती है, मतलब बताती है, उजागर करती है कि जो 69% का डिक्लाइन आया है, कमी आई है किसमें, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में 1970 से 2018 के बीच में, 2018 और 1970 के बीच में लगभग 69% का डिक्लाइन आया है, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। और रिपोर्ट कौन सी है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। अब हम ये कोई भी डेटा काम का नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पहले पढ़ लिया था इसलिए। चलिए वर्बिट्रेट vertebrates हैं, vertebrate wildlife group have fallen by 2/3 globally while freshwater species have shrunk by 83%. vertebrates जो होते हैं ना, जिनके पीछे vertebrates उनको बोला जाता है जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, और invertebrates जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो vertebrate wildlife group have fallen by 2/3। जो vertebrate है यानी जिनके पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, वो ग्रुप जो है उसमें कमी आई है, 2/3 कमी आ गई है ग्लोबली यानी पूरे विश्व के अंदर। वाइल फ्रेश वाटर स्पीशीज, जबकि जो फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं वो 83% से क्या हुए हैं, फॉल हुए हैं, यानी 2/3 तो कम हो गए हैं आपके वर्टिब्रेट्स जो हड्डी वाले, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं, और जो फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं अच्छे शुद्ध पानी में पाए जाने वाले, वो 83% से श्रिंक हुए हैं। 1 million plants and animals face extinction, about 2.5% birds, mammals, amphibians, reptiles and fish have gone forever। और लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख के आसपास प्लांट्स और एनिमल्स फेस एक्सटिंक्शन। लगभग आपके जो है 10 लाख के आसपास जो है प्लांट्स और एनिमल्स फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन, मतलब विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसमें लगभग 2.5% के आसपास बर्ड्स, मैमल्स जो स्तनधारी पशु होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एम्फीबियंस जो उभयचर
उभयचर जो होते हैं एम्फीबियंस, यानी जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं, रेप्टाइल्स जो रेंग रेंग के चलते हैं, और फिश, लगभग ये सारे जो हैं हैव गॉन फॉरएवर, वो हमेशा के लिए चले गए, लगभग 2.5% के आसपास। द क्राइसिस इज कॉज्ड बाय एंथ्रोपोसीन, आर एरा ऑफ sprawling human impacts extending from heat earth atmosphere to making ocean acidic and destroying habitat। क्या कह रहा है ये? और this crisis is caused by, ये क्राइसिस हुआ है, कैसे हुआ है? एंथ्रोपोसीन की वजह से, यानी जो अभी करंट एरा चल रहा है दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोसीन, यानी जिसके अंदर ह्यूमन के एरा, ह्यूमन तो पहले ही एरा के अंदर आ गया था, लेकिन अभी जो एरा चल रहा है उसके अंदर ह्यूमन जो है नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको बोला जा रहा है एंथ्रोपोसीन। अगर आप पढ़ते हो जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो उसमें जरूर पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर कि ये क्राइसिस जो है एंथ्रोपोसीन की वजह से हो रहा है। आर एरा ऑफ स्प्रोलिंग ह्यूमन इंपैक्ट्स, यानी जो हमारा एरा है जिसके अंदर ह्यूमन का प्रभाव स्प्रोल कर रहा है, यानी फैल रहा है तेजी से, एक्सटेंडिंग, जो कि एक्सटेंड करता है कहां से? हीटिंग अर्थ एटमॉस्फेयर टू मेकिंग ओशन एसिडिक, यानी अर्थ के गर्म होने से लेकर ओशन को एसिडिक बनाने तक, और डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट, और जो उनका निवास स्थान है उसको डिस्ट्रॉय करने तक। यानी हमारा एरा है एंथ्रोपोसीन जो क्या कर रहा है? इस चीज को, इस क्राइसिस को कॉज कर रहा है, और उसमें ह्यूमन का इंपैक्ट जो है प्रसारित होता जा रहा है। और ह्यूमन का इंपैक्ट बोले तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट करने से लेकर ओशन को एसिडिक करना और डिस्ट्रॉय करना हैबिटेट को। मैनी एनिमल्स इनहेबिट ट्रीज, नोक्स एंड क्रैनीज इन फॉरेस्ट अक्रॉस अर्थ, यानी बहुत सारे जो जानवर होते हैं इनहेबिट, वो रहते हैं, कहाँ रहते हैं? ट्रीज में और नोक्स में, क्रैनीज में, यानी पेड़ों में, छोटे बिलों के अंदर, किनारों के अंदर, कहाँ पर? फॉरेस्ट में, पूरे अक्रॉस अर्थ यानी पूरी पृथ्वी पर बहुत सारे जानवर ऐसे छोटे छोटे छेदों के अंदर, पेड़ों के अंदर छुपे हुए रहते हैं। येट एवरी ईयर वी डिस्ट्रॉय 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड, तो भी, येट मतलब यहाँ तो भी हम हर साल जो है डिस्ट्रॉय करते हैं लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड को, लगभग जो है 10 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आगे कह रहा है आर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वार्म द वर्ल्ड कॉजिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ड्रॉट्स, हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स एंड कोलैप्स ऑफ प्रोडक्टिव प्लांट्स। आर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो ग्रीन हाउस गैस से एमिशन हो रहा है वो क्या करता है? वो वर्ल्ड को गर्म करता है, और कॉज करते हुए, क्या कॉज करते हुए? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी बहुत ज्यादा वेदर इवेंट्स क्या इससे डिस्टर्ब्ड चल रहे हैं, जैसे सूखे की समस्या, हीट वेव, वाइल्ड फायर, जंगल की आग, और कोलैप्स ऑफ प्रोडक्टिव प्लांट्स, यानी प्रोडक्टिव प्लांट्स का कोलैप्स होना। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उसके ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रही है। यानी आपके वाइल्ड जंगल में आग लग रही है, हीट वेव्स आ रही हैं, और सूखे की समस्या हो रही है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही है। देख ही रहे हो इस बार भी गर्मी खूब पड़ने वाली है। This forces wildlife to travel seeking water and food। ये चीज फोर्स करती है वाइल्ड लाइफ को कि वो ट्रैवल करे, किस चीज के लिए? फूड के लिए और खाने के लिए, पानी के लिए। एज दे वेंडर दे फेस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर रिसोर्सेज, और जब वो इधर उधर जाते हैं जानवर तो वो फेस करते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जानवर में और इंसान में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है रिसोर्सेज को लेकर। अब पानी जानवरों को भी चाहिए, पानी इंसानों को भी चाहिए, बेचारे जानवरों को मिल नहीं रहा है, तो फिर वो अगर ह्यूमन इलाके में जा रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, लड़ाई बढ़ रही है। वी हैव अ फ्यू कंसोलेशंस of metal and plastic to amuse ourselves with through this destruction. The animal of Anthropocene have none. We have a few consolations of metal and plastic to amuse ourselves with through this destruction। ये क्या कह रहा है? हम लोगों के पास कुछ consolations हैं, किस चीज के? यानी हम लोग के पास तो प्लास्टिक और मेटल जैसी चीजें हैं जो हमें क्या करती है? अम्यूज करती है, खुश कर देती हैं। द एनिमल्स ऑफ द एंथ्रोपोसीन हैव नन, जानवरों के पास कुछ नहीं है ऐसा। हम लोग के पास तो मेटल वगैरह है जो डिस्ट्रक्शन को कॉज करती है। हाउएवर लूजिंग दैम हैज ह्यूज इम्पैक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, हालांकि इन लोगों को लूज करना, किन लोगों को? जानवरों को लूज करना एक ह्यूज इम्पैक्ट रखेगा, ह्यूज इम्प्लीकेशन रखेगा ह्यूमैनिटी पे। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एन एनालिसिस of 163 industry sectors shows over half the world GDP is dependent on nature ecosystem services performed by animals। ये एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग
एन एनालिसिस ऑफ 163 इंडस्ट्री सेक्टर, लगभग 163 इंडस्ट्री सेक्टर का एनालिसिस किया। उसमें ये पता चला कि लगभग ओवर हाफ द वर्ल्ड जीडीपी, लगभग आधे से ज्यादा जो जीडीपी है वो डिपेंडेंट है नेचर पे और इसकी इकोसिस्टम सर्विसेज जो एनिमल परफॉर्म कर रहे हैं, यानी एनिमल की जो सर्विसेज है नेचर्स के साथ में, उस पे हमारी जो है लगभग आधे से ज्यादा जीडीपी वर्ल्ड की डिपेंडेंट है। अबाउट 44 ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू जनरेशन कम्स फ्रॉम सच सर्विसेज। द वर्ल्ड बैंक फाइंड देयर कोलैप्स कुड कॉज अ 2.7 ट्रिलियन एनुअल डिक्लाइन इन ग्लोबल जीडीपी बाय 2030, साउथ एशिया अमंग्स द वर्स्ट हिट। लगभग जो है 44 ट्रिलियन की जो इकोनॉमिक वैल्यू जनरेशन है वो आती है कहाँ से, ऐसी सर्विसेज से लगभग 44 ट्रिलियन के आसपास आपको मिलता है। और वर्ल्ड बैंक ये पाता है, क्या पाता है कि देयर कोलैप्स, की अगर ये चीज कोलैप्स हो गई, जानवर खत्म हो गए, तो ये कॉज कर सकता है, कारण बन सकता है 2.7 ट्रिलियन एनुअल डिक्लाइन का, यानी सालाना 2.7 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा ग्लोबल जीडीपी के अंदर बाय 2030। और सबसे ज्यादा नुकसान होगा किसका, साउथ एशिया अमंग द वर्स्ट हिट। सबसे ज्यादा जो हिट हुए रहेंगे, आहत हुए रहेंगे, उसमें साउथ एशिया रहेगा। अलोंगसाइड विदाउट आवर फेलो स्पीशीज विल लॉस द वंडर्स एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। विदाउट अलोंगसाइड, इसके साथ में, किसके साथ में, विदाउट आवर फेलो स्पीशीज, हमारे जो ये साथी स्पीशीज है, यानी ह्यूमन के अलावा जो ये दूसरी स्पीशीज है, वी लूज, हम लोग खोएंगे, क्या खोएंगे भैया, वंडर्स एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। ये बेचारे चले गए तो हमारी जो ब्यूटी है नेचर की रंग बिरंगी चीजें हैं, प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह के जानवर हैं, वो भी खत्म हो जाएगी। देयर आर सोल्यूशंस टू हॉल्ट दिस ग्रूविंग लॉस। इसके सोल्यूशंस हमारे पास हैं। वी कैन रिजनोवेट वाइल्ड हैबिटेट, हम लोग जो है वाइल्ड हैबिटेट को, जो निवास है उसको रिजनोवेट कर सकते हैं, पुनर्उनका वो कर सकते हैं। प्रोटेक्ट ह्यूमन शेयरिंग लैंड्स, हम जो ह्यूमन की शेयरिंग लैंड्स उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनिमल्स के साथ में, और रिस्पेक्ट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ नीड को शांति के लिए। थिंकिंग अबाउट एनिमल्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द अल्केमी ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर जानवरों के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट एनिमल्स, यहाँ सब्जेक्ट थिंकिंग है, जिरंड है, सोचना किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में सोचना मदद कर सकता है हमारी किसमें, अंडरस्टैंड, समझने में, किस चीज को, अल्केमी ऑफ एग्जिस्टेंस। अल्केमी वैसे तो साइंस का प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ अल्केमी का मतलब है जादू। वैसे अल्केमी के अंदर तो जो है नॉर्मल मेटल को गोल्ड बना दिया जाता था, तो अल्केमी यानी ये जादू, रहने का, एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का जो ये जादू है, समझने में हमारी मदद करेगा अगर हम जानवर के बारे में सोचेंगे तो। चलिए, तो ये एक पैसेज था। Here we have some questions. Select the most appropriate title for the given passage. World Wildlife Fund and India, ना फंड पे बात नहीं। Animals in Anthropocene, exactly. इस Anthropocene में animals बहुत ट्रबल कर रहे हैं, वही था। Animal life in India पे नहीं, bird की life भी नहीं, ये ठीक है एकदम। अगला है select the central theme. For the peace and economic well-being, man should not harm animals. ठीक है, अभी बाकी भी देख लेती हूँ। As GDP growth depends on animals, we should replace them. अरे रिप्लेस थोड़ी करना है बेचारों को। Animals and humans should come to an agreement. ये दोनों कैसे एग्रीमेंट पे आएंगे, जानवर आएगा, आओ आओ हम लोग जो एग्रीमेंट करते हैं ना। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट। ओनली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट इज कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस। गवर्नमेंट भी हो और हम भी हो, तो आई गेस फर्स्ट करेक्ट है। पीस और इकोनॉमिक वेलबींग के लिए हमें एनिमल्स को जो है, क्योंकि हमें सिर्फ शांति ही नहीं, दोनों का को एग्जिस्टेंस तो हो गई, प्लस ग्रोथ भी होगी इकोनॉमिक। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन बिहाइंड ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। ये तो पहले ही बता दिया था, जानवरों को प्यार करने से क्या कन्फ्लिक्ट आएगा। बाकी इन सब से, वो घूम रहे हैं तो लड़ रहे हैं आपस के अंदर, वो उनको भी फूड चाहिए, पानी चाहिए, और डिस्ट्रक्शन है ही, हीट वेव्स है ही। चलो अगला देखो, हाउ मच फॉरेस्ट लैंड अकॉर्डिंग टू पैसेजेस डिस्ट्रॉयड एवरी ईयर। कितनी फॉरेस्ट लैंड जा रही है, प्लीज इसको गो एंड चेक दैट एग्जैक्ट फिगर में क्या कितनी फॉरेस्ट लैंड जा रही है, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ था। हाँ, एवरी ईयर we destroy 10 million hectares of forest land, 10 million hectares। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, फैक्चुअल था, 10 million hectares, तो ए आंसर ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हाफ द वर्ल्ड जीडीपी डिपेंड्स ऑन, किस पे सर, एनिमल्स पे। एंथ्रोपोसीन पे नहीं, एंथ्रोपोसीन तो एज है जिसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है नेचर का, फॉरेस्ट पे भी नहीं, फॉरेस्ट पे जो एनिमल की एक्टिविटीज है उन चीजों पे, ओनली बर्ड्स पे नहीं, एनिमल्स का इस पैसेज के अकॉर्डिंग, तो अपने यही आंसर है। चलिए बाकी आके करवा ही दिए हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेस्ट सीरीज दीजिए, बी अ पार्ट ऑफ टेस्ट सीरीज, ज्वाइन VIPM अकेडमी। थैंक यू।